नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलजीत सिंह। मैं हूं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ऑजिस ग्रुप क्लेटन में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गिरीश कुमार पटेल, सीनियर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ऑजिस ग्रुप क्लेटन से। आज हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं विक्टोरिया 190 और 491 की जो रीसेंट अपडेट आई है उनके बारे में। हम एक डिटेल सेशन कर रहे हैं आज। और सबसे पहले हम गिरीश भाई से पूछेंगे कि गिरीश भाई, कुड यू प्लीज हमें बता सकते हैं कि आप 190 और 491 का रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अपडेट आया है? थैंक यू वेरी मच कमलजीत। मेरा नाम गिरीश कुमार पटेल है। मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ, ऑजिस ग्रुप थिएटर में काम करता हूँ। एज यू से दैट, पहले वी टॉक अबाउट द 190 विक्टोरिया। 190 विक्टोरिया में पहले वीजा क्राइटेरिया हम चेक करते हैं कि वीजा क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो अप्लाई फॉर 190 विक्टोरिया पहले आपके पास 60 पॉइंट्स खुद के होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 30 फॉर नॉर्मल क्या होता है, 25 32 में एज में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। तो 30 फॉर योर एज होना चाहिए। जैसे कि 30 एज के मिलते हैं, 15 आपके मास्टर के मिलते हैं। अगर आपने मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाई फॉर मास्टर तो 15 उसके मिलते हैं। 2 साल की स्टडी के 5 मिलते हैं। अगर सिंगल है आप तो 10 मिलते हैं। तो नॉर्मली आपका 60 पॉइंट्स ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट है 60 पॉइंट्स खुद के होने चाहिए। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि 6 बैंड्स इन ईच मिनिमम होने चाहिए आपके, 6 बैंड खुद के होने चाहिए। नंबर 3 रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैंडेटरी स्किल असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट है। नंबर 4 रिक्वायरमेंट है कि आप जब 190 विक्टोरिया डाल रहे हो, ये नॉमिनेशन की टाइप से रिक्वायरमेंट है विक्टोरिया की स्टेट की। अगर आप 190 विक्टोरिया डाल रहे हो तो आप यहाँ पे 190 के लिए 6 महीने से यहाँ पे विक्टोरिया में रहते होने चाहिए। ठीक है, डजंट मैटर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हो या रीजनल में रहते हो, बट 190 के लिए पूरा विक्टोरिया उसमें आ जाता है, इंक्लूडिंग द मेट्रोपॉलिटन मेलबर्न सर। सही है। तो 190 के लिए आप 6 महीने यहाँ पे रहते होने चाहिए। सही। और 6 महीने से आप यहाँ पे काम भी करते होने चाहिए अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस में। जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज ए रजिस्टर्ड नर्स इन एज केयर, तो आपका ऑक्यूपेशन स्किल असेसमेंट रजिस्टर्ड नर्स इन एज केयर में होना चाहिए। प्लस आप रजिस्टर्ड नर्स इन एज केयर के अंदर 6 महीने से काम करते भी होने चाहिए इन विक्टोरिया। ठीक है, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर गिरीश की जो विक्टोरिया का जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि अगर आपकी ऑक्यूपेशन है, यू मस्ट बी वर्किंग इन योर ओन फील्ड। कम से कम आप 6 महीने अपनी ही ऑक्यूपेशन में काम करते होने चाहिए, और वो भी विक्टोरिया में। दैट्स ट्रू। ठीक है, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं मिस्टर गिरीश की ऑक्यूपेशन लिस्ट, कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस विक्टोरिया ने रिलीज की हैं? विक्टोरिया ने कोई ऐसे सच्चा ऑक्यूपेशन लिस्ट रिलीज नहीं की है, बट उसमें क्या होता है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन करंट पैंडेमिक सिचुएशन को मेजरली वो लोग क्या है, उसमें 2 चीजें है। एक है करंट पैंडेमिक सिचुएशन, दूसरा है कि इकोनॉमिक रिकवरी सिचुएशंस, राइट। अब क्या है कि जैसे कि अगर आप विक्टोरिया ने अभी तक जितने भी इन्विटेशन दिए हैं, मोस्ट ऑफ इन्विटेशन उन्होंने करंट पैंडेमिक सिचुएशन के आधार पे ही दिए है। हालांकि रिकवरी में भी देते हैं वो, बट उसमें चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। बट करंट पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन, समझ लो देयर इज नो सच ऑक्यूपेशन लिस्ट आ देयर। समझ लो आप रजिस्टर्ड नर्स एज केयर में काम कर रहे हैं एज एज केयर रजिस्टर्ड नर्स, और 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो आपको पहले प्रायोरिटी देंगे ये लोग। ठीक है, ठीक है। अगर आपका ऑक्यूपेशन समझ लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में है, और आप करंट पैंडेमिक सिचुएशन कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, या गवर्नमेंट की कोई भी सॉफ्टवेयर हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो, उसकी खुद की CRM या ERP या कोई भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको मिल रहा है। या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट है या बायोमेडिकल इंजीनियर है, पर वो आप रिलेटेड टू पैंडेमिक सिचुएशन की कोई भी करंट पैंडेमिक सिचुएशन में जो भी वर्कफोर्स जो अंदर सपोर्ट कर रही है उसमें काम कर रहे हो आप, उसके रिलेटेड, तो भी आपको 190 इन्विटेशन देते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं मिस्टर गिरीश की एवरी केस विल बी डिफरेंट। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार मिस्टर गिरीश के साथ आके एक बार मिल लें, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर पिक्चर आपके केस के बारे में। इसके अलावा मिस्टर गिरीश कोई और रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बोला कि 6 मंथ्स होना चाहिए, और कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आप हमें एडवाइस करते हैं कि रेजिडेंशियल प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा विक्टोरिया? रेजिडेंस प्रूव करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी चीज ये लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर बॉन्ड रिसिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने से आपका बैंक स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन होने चाहिए। तो आपके डेली बेसिस जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज हो गया, पेट्रोल हो गया, या कोई भी अगर आपने कॉफी पी ली, कोई भी जो डेली बेसिस नॉर्मल जो आप एक्सपेंस करते हैं अपने कार्ड से, राइट, वो होने चाहिए। आपकी कोई भी 1 या 2 यूटिलिटीज बिल होना चाहिए। जैसे कि यूटिलिटीज बिल में आप लाइट बिल लगा लो या गैस बिल लगा दो, पैरेलल मोबाइल बिल लगा दो। ठीक है,
और या फिर कोई आपका कार रजिस्ट्रेशन है या फिर आपका लाइसेंस यहाँ का है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए टू प्रूव विद द रेसिडेंसी इन विक्टोरिया इटसेल्फ। ठीक है, तो आप कहना चाहते हैं कि ये इट्स अ गुड न्यूज़ कि अगर आप विक्टोरिया में रह रहे हैं और आप मिनिमम 6 मंथ से रह रहे हैं और अपनी ही फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कोविड पैंडेमिक या इकोनॉमी रिकवरी को सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे लिए विक्टोरिया 190 का चांस बनता है। उसमें ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं है, उन्होंने प्रायोरिटीज जो ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई है, मैं थोड़ा उसमें और डिटेल में जानना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप फार्मासिस्ट टेक्नीशियन है, जैसे कि फार्मासिस्ट टेक्नीशियन है ना एसटीएसएल में आता है, तो टेक्निकली अगर आप एसटीएसएल के कोई भी ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आप समझ लो है, तो उसमें फार्मासिस्ट टेक्नीशियन को हम उठा लेते हैं। तो फार्मासिस्ट टेक्नीशियन में अगर आप जैसे कि समझ लो डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, सीनियर डिस्पेंसरी इन हॉस्पिटल, तो आपको 190 के अंदर आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। या फिर आप रिटेल फार्मेसी या फार्मासिस्ट टेक्नीशियन कोई फार्मेसी के अंदर जॉब कर रहे हो, तो भी आपका 190 आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। ऑक्यूपेशन कोई मैटर नहीं करता, बट वो लोग क्या सोचते हैं कि जो उसमें क्या होता है कि यू नीड टू लॉन्च द आरओआई, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आरओआई में क्या होता है कि दे गिव यू द चांस टू राइट डाउन द सबमिशन ऑफ 1500 कैरेक्टर्स। तो 1500 कैरेक्टर्स में आपको लिखना है कि आपका ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट को पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे सपोर्ट कर रहा है। अगर आप वो लिखते हैं, उसको सबमिट करते हैं प्रॉपरली 1500 कैरेक्टर में कि भाई ये मेरा ऑक्यूपेशन ये है और ये करंट पैंडेमिक सिचुएशन को सपोर्ट कर रहा है, तो दे विल पिक अप योर एप्लीकेशन क्विकर देन द अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है। अब दूसरी बात, अब मिस्टर ग्रीश हमें ये थोड़ा सा बताएं कि लास्ट टाइम जितने भी नॉमिनेशन एप्लीकेशंस लॉन्च किए जा रहे थे कैंडिडेट्स की तरफ से, कई कैंडिडेट्स को बहुत जल्दी आंसर आ जाता था, कईयों को दे हैव टू वेट फॉर 12 वीक्स। इस बार विक्टोरिया ने कुछ क्या नया किया? इसमें बहुत अच्छा है, जैसे कि विक्टोरिया ने क्या किया है, 5 अलग अलग स्लॉट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो उसमें क्या होता है, पहला स्लॉट स्टार्ट होगा 5 जनवरी, जैसे कि 5 जनवरी को वो स्टार्ट होगा, और लास्ट स्लॉट जो है 10 मई को 5 बजे 5 PM को खत्म होगा। तो उसमें क्या है कि विक्टोरिया की वेबसाइट पे जाना है, उसमें लॉगिन करना है, उसमें एक अकाउंट बनाना है, उसके अंदर आरओआई सबमिट करनी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू विक्टोरिया। ठीक है। वंस यू मीट द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे वो सारी चीजें अगर आप मीट करते हो और आरओआई डालते हो, तो 10 फेब को आप पहले डालते हो, तो उसका रिजल्ट आपको है ना तुरंत उसी महीने में आ जाएगा। फिर फेब में है, मार्च में, अप्रैल में है और मई में है। ऐसे उन्होंने 5 अलग अलग स्लॉट किए, तो जान, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। 10th में इज द लास्ट डे। तो जैसे कि समझ लो फरवरी में एक चांस है स्लॉट, दूसरा है मार्च फेब में है, सॉरी जनवरी में पहला है, दूसरा फरवरी में, तीसरा मार्च में, चौथा मई में, अप्रैल में और 5वां मई में। तो 10th में से पहले अगर आपने सबमिट कर दी है, तो यू विल गेट चांस टू गेट इन्विटेशन। तो 5 में से कोई भी एक स्लॉट में अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, कोई क्लाइंट है अगर 190 के लिए अगर 2 महीने से भी काम कर रहा है, तो ही स्टिल गेट अ चांस टू लॉन्च बिफोर 10th ऑफ मई। कोई क्लाइंट 3 महीने से काम कर रहा है तो भी चांस है, 4 महीने से कर रहा है तो भी काम है। ऐसा नहीं कि 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया अभी नहीं है, सॉरी, अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन लॉन्च इट, ऐसा नहीं है। आपको 5-10 महीने तक टाइम है। 10 महीने से पहले अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, तो यू स्टिल गेट अ चांस। इसमें हमें मेडिकल में 2 चीजें हैं कि आपका ऑक्यूपेशन अगर मेडिकल रिसर्च या लाइफ साइंटिस्ट या हेल्थ रिलेटेड है, तो उसमें प्रायोरिटीज ज्यादा है। ठीक है। हेल्थ, मेडिकल रिसर्च और लाइफ साइंटिस्ट, राइट। उसमें नर्सिंग में उन्होंने थोड़ा और डिटेल्स में गए हैं। नर्सिंग में क्या है कि अगर आपका एक थोड़ा बैड न्यूज है, हाँ जी, तो उसमें क्या है कि रजिस्टर्ड नर्स एनईसी, नॉट टेस्टेबल क्लासिफाइड, मोस्ट ऑफ एप्लीकेंट को एनईसी में ही होता है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन उसमें है ना, तो यू विल नॉट गेट टेक्निकली यू नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है। तो आप एलिजिबल नहीं होगे, सॉरी फॉर दैट। अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आपको डिफरेंट ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि रजिस्टर्ड नर्स इन एज केयर में है, रजिस्टर्ड नर्स इन क्रिटिकल एंड मेडिकल इमरजेंसी है, फिर मेंटल हेल्थ केयर है, फिर मिडवाइफ है। इनमें से कोई भी ऑक्यूपेशन में अगर आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है, यू विल गेट प्रायोरिटाइज एज वेल। ठीक है। तो इसमें मिस्टर ग्रीश बेसिकली अगर जो रजिस्टर्ड नर्स एनईसी है वो एलिजिबल नहीं है, थोड़ा टफ है उनके लिए। हाँ जी, इनके लिए हमें मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए ही होगा, और आपका स्किल असेसमेंट भी इसमें चाहिए ही होना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कमलजीत कि जो 6 महीने का एक्सपीरियंस है ना, उसमें ही होना चाहिए। और उसमें उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं है फिक्स कि 6 महीने का एक्सपीरियंस पार्ट टाइम होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, जितने भी हमारे इन्विटेशन आए हैं, जितने भी हमारे इन्विटेशन,
वो सारे के सारे पार्ट टाइम एक्सपीरियंस वाले को प्रायोरिटीज दी है उन्होंने। मिनिमम 20 आवर्स, मिनिमम 20 आवर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है ना तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं ऐसा है, वो लोग कैसे असेस करते हैं, तो फर्स्ट यू रिक्वायर मिनिमम 60 पॉइंट्स। अगर आपका हायर पॉइंट है या लोअर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड क्या करते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन पेंडेमिक को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। डजंट मैटर व्हिच ऑक्यूपेशन यू अप्लाई, बट दैट इज सपोर्टिंग द करंट क्रिटिकल हेल्थ सेक्टर और नॉट। ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर आप पार्ट टाइम है कि नहीं, मिनिमम 20 आवर्स ऑफ फुल टाइम पार्ट, उसके बाद जाके कैजुअल को लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे वो लोग असेस करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन जो हमारे इन्विटेशन आए हैं 190 के अंदर, वो सारे के सारे ऑक्यूपेशंस, किसी दो लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आए, किसी का फार्मासिस्ट टेक्नीशियन में आए, किसी का ये नर्सिंग में आया है और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि सारे के सारे ऑक्यूपेशन जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। ड्यूरिंग द 6 periods of time। ठीक है। तो दोस्तों द रिजल्ट ऑफ विक्टोरिया 190 हमारे पास यही आता है कि अगर आप अपने ही ऑक्यूपेशन में मिनिमम 6 मंथ से काम कर रहे हैं विक्टोरिया में, और आपके पास जो उनका इफ यू आर वर्किंग एज अ नर्स तो NEC हमारा काउंट नहीं होगा, बट अगर आप और किसी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं जो कोविड पैंडेमिक या इकोनॉमिक विक्टोरियन इकोनॉमी को रिकवर करने की बिजनेस इज सपोर्टिव, तो आपके लिए 190 का चांस बनता है। अब हम मूव ऑन करते हैं 491 के लिए। मिस्टर गिरीश, आप पहले ये बताएं कि 491 का वीजा क्राइटेरिया क्या रहेगा और नॉमिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा? That's a good question again। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 491 में पहले वीजा क्राइटेरिया क्या है। वीजा मींस फेडरल गवर्नमेंट, नॉमिनेशन मींस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों डिफरेंट कैटेगरी, राइट। पहले हम बात करते हैं वीजा क्राइटेरिया की। वीजा में क्या है कि आपको 50 पॉइंट खुद के चाहिए, 50 पॉइंट्स ओनली। तो अगर आपके खुद के 50 पॉइंट्स है, ठीक है, 15 आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी टू बी एलिजिबल फॉर 65 फॉर 491। 491 एक शॉर्ट टर्म वीजा है जो 5 साल का वीजा मिलता है। देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 191 व्हिच इज PR। बट हम अभी बात करेंगे नॉमिनेशन वीजा के क्राइटेरिया की। वीजा में क्या होता है कि 60 पॉइंट्स खुद के, लाइक 50 पॉइंट खुद के चाहिए, 15 पॉइंट आपको रीजनल देती है, 65 6 इंच मिनिमम चाहिए, आपके पास मैंडेटरी स्किल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया वीजा का। अब आते हैं नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन में क्या है कि आप 3 महीने से रीजनल में रहते होने चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स, नंबर 1। Number 2, you must be working in your nominated skill occupations for at least 3 months। ठीक है। And it's very much important कि वो जो ऑक्यूपेशन आप डाल रहे हो वो ऑक्यूपेशन करंट पैंडेमिक सिचुएशन को सपोर्ट करता होना चाहिए। ये 491 में एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस में अगर आप डाल रहे हो तो उसमें प्रायोरिटाइज मिलेगी। बट आप एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन रिलेटेड या बायोमेडिकल या लाइफ रिसर्च या लाइफ साइंटिस्ट उसमें से कोई कर रहे हो रीजनल में, तो 491 में प्रायोरिटीज जल्दी है। ठीक है। सेकेंडली उन्होंने ये भी किया है कि अगर आप काम कर रहे हो 3 महीने से और आपने स्टडी रीजनल में 2 साल किया है तो भी आपको प्रायोरिटीज मिल सकती है। समझ लो अगर आपने एग्रीकल्चर बैचलर इन एग्रीकल्चर रीजनल में किया, आप 6 महीने से काम कर रहे हो और आपके पास स्किल असेसमेंट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कर रहे हो, तो अगर आपने रीजनल में स्टडी किया है जैसे कि डिकिन है, बैलोरेट यूनिवर्सिटी में, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है बैलोरेट में, तो वहां से अगर आप 2 साल स्टडी किया है और 3 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटीज पहले मिलेगी। ठीक है। हालांकि आपका ऑक्यूपेशन तो क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशन को सपोर्ट करता होना ही चाहिए। ठीक है। अगर क्रिटिकल हेल्थ सेक्टर को ऑक्यूपेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्रायोरिटीज कम मिलेगी। ठीक है। ठीक। तो मिस्टर गिरीश, अगर कोई भी एप्लीकेंट किसी बिजनेस में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 मंथ्स की, हाँ 3 महीने की है, बट जो बिजनेस है इट्स वेरी न्यू, जैसे 6 मंथ्स का है या 1 साल का है, क्या वो एलिजिबल है? वो एलिजिबल हो सकता है। अगर समझ लो कोई बिजनेस नया है तो वो एलिजिबल हो सकता है, बट वो बिजनेस क्या है कि आपने वहां पे कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर बाय किया है और वो 2 साल पुराना है तो एलिजिबल हो सकता है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ऑपरेशन, एक्टिव ऑपरेशन वहां पे 2 साल से होना चाहिए, तो वो बिजनेस वहां पे एक्टिवली ऑपरेट होना चाहिए पिछले 2 साल से। ठीक है। बट समझ लो किसी ने बिजनेस बेच दिया, ठीक है, किसी और नई कंपनी को, बट वो बिजनेस वहां से जो टेक ओवर कर रहे हैं, भले नया एबीएन हो बट टेक ओवर कर रहे हैं जो पुराना बिजनेस, वो 2 साल से वहां पे ऑपरेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास रिटर्न में कंफर्मेशन है फ्रॉम विक्टोरियन गवर्नमेंट की उन्होंने बोला है कि वहां पे अगर 2 साल से पुराना है यू कैन स्टिल बी एलिजिबल। बट हाँ, नया एबीएन लेके वहां पे अगर ऑफिस खोलते हो और अगर आप सिचुएशन दिखा दे तो वो नहीं होगा। ठीक है। मीन्स जो बिजनेस में आप डाल रहे हो वो बिजनेस वहां पे ऑपरेट 2 साल से होना चाहिए टेक्निकली। ठीक है। तो बेसिकली मिस्टर गिरीश 491 के लिए भी यही रिक्वायरमेंट बनती है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक उन्होंने कोई लिस्ट निकाला है
देयर इज STSOL एंड MLTSSL जिसको हम फॉलो करते हैं। प्लस आप मिनिमम 3 महीने से काम कर रहे हो रीजनल के लिए 491। अगर आप 6 महीने से कर रहे हो यू आर एलिजिबल फॉर 190। बट जो आपका ऑक्यूपेशन है वो कोविड पैंडेमिक की रिसर्च या उसके सपोर्ट के लिए और इधर हेल्थ और इधर आपका जो बिजनेस है या आप कोई ऐसे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको प्रायोरिटाइज इनवाइट आने के चांसेस है। अभी जैसे कि सिविल इंजीनियर को भी, सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन, सिविल इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट को और सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि गवर्नमेंट जिस तरह से फंडिंग वगैरह निकाला है तो उसमें बहुत बिजी हो गए, तो ये इकोनॉमिक को सपोर्ट कर रहा है ऐसे ऑक्यूपेशंस भी, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि वो विक्टोरियन गवर्नमेंट जितने भी हमारे ऑक्यूपेशंस में इन्वेस्टन आया वो सारे के सारे हेल्थ रिलेटेड ही आए हैं, मीन्स हेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे वो सारे ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि नर्सिंग में ही आया है, दूसरे ऑक्यूपेशन में भी आया, पर वो सारे के सारे जो जॉब्स थी वो हेल्थ के अंदर ही थी। ठीक है, बट इस बार उन्होंने ये भी चेंज किया कि अगर आपका बिजनेस इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सपोर्ट कर रहा है तो उसमें हमारे पास 491 के चांसेस बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस भी है, रिपीटेड है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, लाइफ साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, लाइफ साइंटिस्ट टेक्नीशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट है, फार्मासिस्ट टेक्नीशियन है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, registered nurse in midwife, registered nurse in aged care, registered nurse in critical and health sector, in emergency sector, mental health। ठीक है, ये जो सारे ऑक्यूपेशंस है ना ये बहुत सपोर्ट करते हैं करंट पेंडेमिक सिचुएशन। हालांकि अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट में कोई एनर्जी कंपनी में वहाँ पे काम कर रहे हो तो भी सपोर्ट हो रहा है। अगर आप सिविल में काम कर रहे हो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सिविल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वो सारे ऑक्यूपेशन रीजनल। दूसरी चीज क्या है कि ये लोग स्टार्ट करेंगे 10 जनवरी को और खत्म करेंगे 10 मई को, सॉरी 10 मई को, 5 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं, माय बैड, 5 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं और 10 मई को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान 5 स्लॉट्स अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई और अदर स्टेट्स में रहते हो बट आपको अगर जॉब मिलती है रीजनल में और 3 महीने अगर आप दिखाते हैं रेसिडेंस प्लस जॉब तो भी आपका चांस बन सकता है। ठीक है, पर आपका ऑक्यूपेशन क्रिटिकल हेल्थ के रिलेटेड ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप कोई और स्टेट में रहते हो, स्टेट में जैसे कि समझ लो क्वींसलैंड में, NSW में, और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आना है रीजनल में, मुझे जॉब मिली है, तो आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यू कैन स्टिल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 491 विक्टोरिया। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हर एक कैंडिडेट का अपना एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, वी डू रिकमेंड यू टू मीट योर नियरेस्ट रजिस्टर्ड माइग्रेशन विजॉल्स ग्रुप। हमारे पास वेरीवी, थॉमस टाउन, सिटी, क्लेटन ब्रांचेस में आप अपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।